तो आज का टॉपिक है हमारा ग्राफिकल सेंसिटिविटी एनालिसिस। असल में आज के लेक्चर को हम कहेंगे, हम सेंसिटिविटी एनालिसिस से बात करेंगे और ग्राफिकल इसलिए अटैच किया है कि हम ग्राफिकली इन टू वेरिएबल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस कर रहे हैं यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ये कह सकते हैं आप। और मैं आपको बता दूं आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अब मैं ये कहूँ कि ये टॉपिक जितने भी टॉपिक हमने किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डिफ़िकल्ट है तो गलत नहीं होगा। इसमें तकरीबन अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें सारे जो मॉडल पैरामीटर्स थे जो अजम्पशन में हमने किए थे वो कांस्टेंट्स थे। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो उसके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो प्रॉफिट्स होते हैं या कॉस्ट होते हैं, कॉस्ट पर यूनिट या प्रॉफिट पर यूनिट होती है, तो वो कांस्टेंट्स थे। इसी तरह आपकी तमाम कंस्ट्रेंट्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं, राइट हैंड साइड हो या लेफ्ट हैंड साइड, सारी के सारे कांस्टेंट्स होते हैं। तो मॉडल पैरामीटर्स अभी तक हम कांस्टेंट ले रहे थे। तो ग्राफिकल सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम यही कहेंगे कि हमने उन पैरामीटर्स की वेरिएशंस को स्टडी करना है। जैसे नेम से ही जाहिर है, सेंसिटिविटी। ये आपके सामने रेडीमिक्स मॉडल है और आप इसको समझते होंगे, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये उसकी एसोसिएटेड कंस्ट्रेंट्स है। अब कंस्ट्रेंट्स में आपको जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है ये बता रही है कि ये जब हमने किया था तो मैंने आपको बताया था कि इसको ज़रा अच्छे तरीके से इसको हमने स्टडी करना है। तो ये जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है ये हमारी है रिलेटेड टू मटेरियल M1। रेडी मिक्स में आपने देखा होगा मटेरियल M1 यूज हो रहा था दोनों पेंट्स के अंदर। तो ये राइट हैंड साइड पे 24 अवेलेबिलिटी है और लेफ्ट हैंड अवेलेबिलिटी ऑफ M1 और ये है यूजेज ऑफ M1 इन बोथ रिसोर्सेज, यानी एक्सटीरियर और इंटीरियर पेंट के अंदर। तो इसी तरह ये M2 कंस्ट्रेंट है, ये दो मार्केट डिमांड्स। तो और अब ये इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट है। तो इस मॉडल के बारे में हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, तो आप इसको डिटेल में भी आप जानते होंगे कि इसका क्या मतलब है, हर कंस्ट्रेंट्स ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस टाइप का है। अब आज का जो लेक्चर है, सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है? सेंसिटिविटी एनालिसिस होता है ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये जो प्रॉफिट्स है इनकी वेरिएशंस कितनी एक्सेप्टेबल है। आपने यही पॉइंट हमने ना अजम्पशन में भी किया था, वो भी देख लेते हैं। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में एक तो हम इसकी वेरिएशन को देखेंगे कितनी हो सकती हैं जो रीजनेबल रेंज के अंदर होंगी, और दूसरी हम ये जो राइट हैंड साइड है हर इनइक्वालिटी की, तो राइट हैंड साइड पे हम ये देखेंगे कि ये किस हद तक हम चेंज कर सकते हैं इन कांस्टेंट्स। अगर हम इसकी बात करें M1, तो हम ये देखेंगे कि M1 की जो अवेलेबिलिटी है 24, तो ये 24 कितनी चेंज की जा सकती है, कितनी चेंज हो जाए तो हमें मॉडल को रीडिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसी मॉडल के अंदर ही हमें उसको स्टडी करके देखना होगा कि उसका क्या इफेक्ट होता है। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में ये दो किस्म के पैरामीटर्स एड्रेस होंगे। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर जो कोएफिशिएंट्स हैं वो, एक इसको आज आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये कितने चेंज हो सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये राइट हैंड साइड जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हो सकती है इसको डिस्कस करेंगे, ये कितना चेंज हो सकती है, इसकी फिजिबल रेंज क्या है। जी ये बताइएगा, सेंसिटिविटी एनालिसिस का पता चल गया हमने क्या करना है। हमने ये दो इसके हैं टॉपिक। पहला टॉपिक हम करेंगे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कोएफिशिएंट्स है ये वाले, इसके बारे में डिस्कशन होगी, कितनी फ्लक्चुएशन रीजनेबल है। और दूसरा टॉपिक है राइट हैंड साइड को चेंज करके देखना, उसकी रेंज को देखना। जी बताएं, ये पॉइंट क्लियर? जी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ सर। रही है आप लोगों को? जी सर। तो पॉइंट क्लियर हुआ कि आज हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कोएफिशिएंट्स है
उसकी करनी। सर तो आपकी मुझे आवाज बहुत कट रही है। ये करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि कोई सर आपकी कनेक्टिविटी इशू आवाज नहीं नहीं आ है। रही है एक सही। मिनट जरा सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। चलिए दोबारा अगर कटती है तो अच्छा कट रही है, ये अनस्टेबल हो गया। एक मिनट मैं दोबारा कंटिन्यू करूँ। आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है यस सर। जी। अब आ रही है आवाज? सर बार बार खराब हो रही है। सर बार बार कट रही है आपकी आवाज। अब आवाज आ रही है? नो सर। सर बहुत ज्यादा कट रही है आवाज। बिल्कुल ठीक आ रही है। ये हो सकता है किसी और का इशू ना हो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं सर, आपकी नहीं आवाज सर का आपकी अच्छा कोई और आपका स्टूडेंट है दूसरे एंड? सर आपकी आवाज का मसला क्या? है। आपकी आवाज अच्छा का मेरी आवाज। सर आपकी आवाज का मसला यस सर। अच्छा चलिए, तो अब फिर क्या मैं रीस्टार्ट कर दूं या अभी आवाज जब ठीक हो जाए मुझे बता दें? सर आपकी आवाज कट रही है अभी भी। जी आवाज ठीक हो जाए तो मुझे बता दें। कर लें। कट रही है सर। अच्छा मेरी ये एक मिनट आप वेट कीजिए। अच्छा मैं दोबारा से फिर कर दूं? कट रही है सर। अभी भी कट रही है आवाज? अभी तो मैं वैसे बोल ही नहीं रहा। सर अब ठीक है, आपकी आवाज तो अब सही आ रही मैं रीजॉइन, अब ठीक आ रही? है। यस सर। चलिए स्टार्ट करें फिर। अच्छा चलिए ओके। जी। तो आपने अभी देखा होगा, हमने एक इफेक्ट तो देखा है अपना कि ये ग्राफ है हमारा, ये इन कंस्ट्रेंट्स, ये आपकी लाइंस हैं जो हमने ड्रॉ की हुई थी। एक ये थी, आई थिंक ये मार्केट डिमांड थी। एक ये लाइन थी, ये भी मार्केट डिमांड थी। और एक ये लाइन थी, ये आपकी कंस्ट्रेंट थी, M2 से रिलेटेड आई थी। और एक ये लाइन थी, मैंने वो लाइंस इस इधर से रिमूव की हुई हैं। तो आपके पास ये फिजिबल रीजन था ग्राफिकल मेथड का, ये आपको आइडिया। और अगर आप देखें, आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनाते थे, आपने 25 एज्यूम किया था, 2 पॉइंट्स ले लेते थे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर देते थे। तो मैंने आपको कहा था एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है ताकि इसका बिहेवियर देखें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किधर है। तो हमने एक और लाइन के 2 पॉइंट्स लिए और उसको ड्रॉ कर दिया। जब हमें ये पता चल गया कि ये इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, तो मैं आराम से इसको स्लाइड करते हुए वो कॉर्नर पॉइंट मैंने डिटेक्ट कर लिया। ये हम कर चुके हुए हैं मेरे ख्याल। बताइएगा। जी सर ये कर चुके हैं। सर ये ग्राफ हम बनाएंगे ना इस क्वेश्चन में पहले खुद। हाँ जाहिर है ग्राफ पहले होगा तो फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस होगा। अच्छा अब आप देखें, आपको ये पता चल चुका है कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसके पैरामीटर्स जो हैं, वो जो कोएफिशिएंट्स हैं, ये इसका बना हुआ है 5 और 4। यानी ये 5 प्रॉफिट था एक्सटीरियर पेंट के ऊपर, ये आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन देख सकते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये 5 था 1 टन एक्सटीरियर पेंट के ऊपर, और ये 4 प्रॉफिट था $4,000, 1000 में था ये, 1 यूनिट इंटीरियर पेंट के ऊपर। तो ये 5 और 4 इस लाइन पे अगर मैं इनको चेंज करूं तो इस लाइन पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई बताएगा? सर ये मिनिमाइज कर रहे थे हम। नहीं मैक्सिमाइज, ये रेडी मिक्स पेंट का प्रॉब्लम नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आपको मैंने बताया था अगर ये जी राइट हैंड साइड पे हम जो कांस्टेंट को चेंज करोगे तो ये पैरेलल लाइन स्लाइड करेगी। अगर हम 5 और 4 को चेंज करेंगे तो ये लाइन टिल्ट होगी, इसका स्लोप चेंज होगा। तो ये जरा ऑब्जर्व करते हैं, फिर मैं बाद में लेक्चर अपना स्टार्ट करता हूँ। तो पहले आपको बता दूं, ये 5 और 4 अगर मैं चेंज करूं तो इस लाइन के ऊपर ये जो जी
फर्क पड़ेगा। असल में हमने दो, ये ऑप्टिमल पॉइंट है सी, ये दो कंस्ट्रेंट्स का इंटरसेक्शन, ये दो कंस्ट्रेंट्स का इंटरसेक्शन है। वो कौन कौन सी हैं? एक कंस्ट्रेंट ये लाइन मैंने रिमूव की हुई थी, ये है रिलेटेड टू M2 मटेरियल। एक ये लाइन मैंने रिमूव की हुई थी, ये वन, ये पॉइंट उन दोनों का इंटरसेक्शन था। अभी आपका जो ऑप्टिमल पॉइंट है ये इंटरसेक्शन ऑफ M1 एंड M2 है, और ये आपकी Z है जो ब्लू में नजर आ रही है। तो यहां तक पता चला है? सिर्फ इतना मुझे बता दें, बताइएगा। सर ये लाइंस वैसी ड्रा की गई है ना जिस तरह से पहले हमने की थी। हाँ, जो पहले ये जो रेड है ना, रेड मैंने सिर्फ ये देखिए ये लाइन थी ना, ये मैंने ऐसे चल रही थी, मैंने रिमूव कर दी हुई है, वो मैं दोबारा लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। और एक ये लाइन है जो मैंने रिमूव कर दी हुई है, सिर्फ रीजन तक रखी है, बाकी रिमूव कर दी है, वो ये है। अब समझ आ सर गई ना, लेकिन वही चीज है। मैक्सिमाइज हम कर रहे हैं तो हम सिर्फ इसी पॉइंट पे क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये इसलिए किया, जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन जब हम निकाल चुके हैं उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, यानी ऑप्टिमल पॉइंट हमारा निकल चुका है, ये वाला स्लाइड करते हुए। ओके ओके सर। पॉइंट क्लियर है? जी तो जब हम ये पॉइंट मिल जाए उस वक्त मैंने देखना है कि ये किन कंस्ट्रेंट्स का इंटरसेक्शन है पॉइंट। तो ये देखिए ये लाइन है जो मैंने रिमूव की हुई है, मैं उसको दोबारा ले आता हूँ। दूसरी ये लाइन है जिसका ये पॉइंट से गुजर रही है। तो आपने जो ऑप्टिमल पॉइंट होता है उसको जितनी लाइंस उधर से गुजर रही हों तो उनका इंटरसेक्शन ये ऑप्टिमल पॉइंट होता है। तो आप उन्हीं लाइंस को कंसिडर करने, और जी तो आपके पास है ही ब्लू लाइन में, जिससे ये पता चला ये ऑप्टिमल है। जी वैसे तो ये ऑलरेडी पहले बनी होंगी, ठीक है ना, ये तो मैंने रिमूव की हुई है इसमें। जी अब बताइएगा, कोई इश्यू तो नहीं? यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? जल्दी रिस्पॉन्स दीजिए। जी सर क्लियर है। हमने पता क्या करना है, हमने ये जो इसके कोएफिशिएंट्स होते हैं 5 और 4, ये आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में नजर आ रहे हैं। इनको अगर मैं चेंज करूं तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि ये लाइन जो Z है, जो जिसमें ये 5 और 4 के लिए ये लाइन बनी हुई है, अगर मैं 5 और 4 को चेंज करता हूं तो ये लाइन का स्लोप चेंज होगा। ये मैंने आपको क्लास में बताया था। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज में जरा दिखा देता हूँ, डिटेल बाद में कर लेंगे। ये लाइन इधर ले जाता हूँ, स्लाइड कर देता हूँ, तो ये लाइन आपकी ये 5-4 की है। ये मैंने 5-4 को जब चेंज किया तो ये नीचे स्लाइड कर गई, तो इसका स्लोप, लेकिन अभी भी ये उस पॉइंट के साथ टाइड है, यानी ऑप्टिमल पॉइंट के ऊपर ही है। फिर मैं और थोड़ा सा ये चेंज करता हूँ, क्योंकि मैंने इसकी रेशियो को स्लोप का है, इन जो प्रॉफिट्स है अगर मैं वो चेंज करता हूं तो इसका स्लोप चेंज हो रहा है। जी यहां तक ये बाहर चला जाता है। अगर मैं उस डायरेक्शन में करूं तो ये स्लोप ये चेंज हो रहा है, ये बाहर जा रहा है, फिर मैं इसको ले आता हूं। तो क्या इस पॉइंट की समझ आई कि अगर आप इन कोएफिशिएंट्स को चेंज करें तो स्लोप चेंज होगा? ये मुझे बताइएगा जरा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? डेफिनेटली सर। जी अब इसी पे बात करते हैं, और हमने इसी को देखना है ये कितना चेंज हो सकता है। आपको याद होगा मैंने अजम्पशन में ये बात की थी, अब उसको रिपीट कर देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। सर्टेनिटी में सर्टेनिटी एक अजम्पशन ली थी, और उसमें मैंने कहा था एक्चुअली हमारा ये जो कॉस्ट होती है, ये प्राइस होती है, ये अनसर्टन होती है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हमने बात की थी। शॉर्ट टर्म को मैंने कहा था शॉर्ट टर्म जो चेंजेस होंगी ये कॉस्ट में या प्रॉफिट में। कॉस्ट इसलिए कह रहा हूँ, अगर हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में, जैसे हमने वो डाइट प्रॉब्लम लिया था, तो उसमें कॉस्ट थी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। और अगर हम रेडीमिक्स प्रॉब्लम ने जो आज लिया हुआ है, इसमें प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये कांस्टेंट वैल्यूज है। तो मैंने उधर आपको कहा था कि शॉर्ट टर्म अगर डॉलर की प्राइस चेंज होती है तो उस केस में आपके ये जो मॉडल पैरामीटर्स हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ये भी चेंज होंगे। मसलन अगर कहते हैं इन्फ्लेशन बढ़ती है
तो बिजनेस में उसकी प्रॉफिट की रेशियो भी वो बढ़ा देती है। तो वो कितनी बढ़ाएं कि एक दफा मॉडल हो चुका है। आज का लेक्चर ये है कि इधर कितनी वेरिएशंस उनके लिए हों जिस पे हम ये कहेंगे हम सेफ है इस मॉडल में। तो आज हमने ये रेंज देखनी है, इस 5 को हम कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकते हैं, इस 4 को हम कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। और मैंने आपको उस वक्त अजम्पशन वाले लेक्चर में कहा था कि अनसर्टेनिटी में हम क्या करेंगे, उसको हम लेते नहीं, इग्नोर करते हैं, अज्यूम करते हैं कि प्रॉब्लम आपका सर्टन है। तो लेकिन मैंने कहा था जो शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी है उसको हम सेंसिटिविटी एनालिसिस से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब शायद आपको याद हो गया हो मैंने ऐसी बात की थी। जी, पॉइंट क्लियर हुआ आपको? बताइएगा। आपने लेक्चर ही नहीं सुना होगा वो अभी तक। जी बताइएगा। सर आगे समझ। आगे समझ। अब हमने मैंने अभी बताया ये जब दोनों चेंज होंगे तो ये लाइन स्लोप चेंज कर देगी, लेकिन इसी पॉइंट के ऊपर ही रहेगी। तो अभी हमने देखना है कि ये लाइन कितनी इधर तक जा सकती है और कितनी इधर जा सकती है, ताकि इस मॉडल पे कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको रीडिजाइन ना करना पड़े। ये ऑब्जेक्टिव है। तो जरा देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। हमने सर इन पैराम जी जी बोले। क्वेश्चन था कि जब हम इसकी वैल्यूज चेंज करेंगे कोफिशिएंट्स की, तो इसका वही इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे एग्जैक्टली आ जाएगा जहां पे हमने ऑप्टिमल निकाला? देखें, वो इसलिए ये जो z है ना, इस लेफ्ट साइड, ये असल में राइट हैंड साइड होती है। जब तक ये चेंज नहीं करेंगे ये लाइन स्लाइड नहीं करेगी, पैरेलल स्लाइड। जब पैरेलल स्लाइड नहीं करेगी तो उसी जगह पे, उसी पॉइंट के ऊपर ये स्लोप स्लाइड मूव करेगी। उसका ताल्लुक इस वैल्यू के साथ अभी मैंने वही रखी हुई है। ये 21 थी ना, 21, तो उसको नहीं मैंने चेंज किया, मैं सिर्फ इनको चेंज कर रहा हूँ। इट मींस ये इसी पॉइंट के अलोंग इधर इधर स्लोप इसका चेंज होगा। अब पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक हो गया ना? ओके सर। अच्छा, अब देखने कितना स्लाइड करता है। तो मैंने असल में ये इनकी रेशो असल में स्लोप होता है 5/c। अगर 5 को डिवाइड कर दूं 4 से, तो अगर आप इसको ना स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में लेके आए ना, स्ट्रेट लाइन होती है y = mc + c। आपको याद होगा लीनियर की एक लाइन की एक इक्वेशन है y = mx + c। तो इसको अगर उस फॉर्म में लेके आए तो इन दोनों की ये रेशियो स्लोप m जो होता है वो इन दोनों का है 5/4। तो ये रेशियो असल में स्लोप होती है। हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि इसकी रेशियो को हमने चेक करना है। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को किसी हद तक चेंज करें, यानी मैंने वेरिएबल्स ले लिए और देखना है कि ये कितनी चेंज हो सकती है, C1 कितना वेरी हो सकता है, ये कितना वेरी हो सकता है, और ये आज का टॉपिक है। तो आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमम, ये C जब इधर ही है तो देखेंगे कि क्या ऑप्टिमैलिटी चेंज होती है। नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हमारी ऑप्टिमैलिटी चेंज ना हो। हम ये C1 और C2 की वैल्यूज कितनी चेंज हो सकती हैं ताकि हमारा ऑप्टिमम वैल्यू चेंज ना हो, ये हमने देखना है, ताकि हम यही कह सकें कि हमारा ऑब्जेक्टिव तो वही है। तो हम z जो है स्लोप, वो ये लाइन आपको याद होगा ये m1 मटेरियल है, और ये लाइन मुझे इससे पता चला ये m2 की कंस्ट्रेंट थी। तो ये लाइन m2 है, ये लाइन m1 है। तो आपके z का स्लोप देखिएगा इस रेंज के अंदर अगर मूव होता है तो आपका ये ऑप्टिमल पॉइंट भी चेंज नहीं होगा। अभी हम देख लेते हैं। और आपका प्रॉब्लम भी वही रहेगा, सारी कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाई रहेंगी। ये हमने देखें, ये ऑप्टिमल पॉइंट भी होना चाहिए और फिजिबल जो सॉल्यूशन है वो फिजिबल भी होना चाहिए। जाहिर है ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो वो फिजिबल सॉल्यूशन पहले होगा तो ऑप्टिमल होगा। इट मींस सारी कंस्ट्रेंट्स की में से किसी कंस्ट्रेंट की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। तो इसको हमने देखना है कि z का स्लोप कितना चेंज हम कर सकते हैं। तो देखते हैं जी। थोड़ा सा मैं इसको स्लाइड करने लगा हूं। ये मैंने स्लाइड किया। और जब मैंने स्लाइड किया तो मुझे ये बताएं क्या ऑप्टिमैलिटी चेंज हुई है? नो सर, अभी भी आप ये जो पॉइंट, ये स्केल अगर इधर रख लें और इसको नीचे लेके आए या ऊपर लेके आए, इस रीजन का यही ऑप्टिमल पॉइंट रहेगा। आपको नजर आ रहा होगा ऑप्टिमल पॉइंट चेंज। इसका मतलब है
इतना भी स्लाइड कर लें तो मैंने असल में ये दोनों कोएफिशिएंट्स को चेंज किया है, तो नो इशू। थोड़ा सा और स्लाइड करके देखते हैं, मैं देखता हूँ मैक्सिमम इस लेवल तक कहाँ तक जाता है। ये थोड़ा सा और स्लाइड किया, क्या ऑप्टिमल पॉइंट चेंज हुआ? अभी भी आप इस जी को अगर स्लाइड करके चेक करें पूरे रीजन के अंदर, यही कॉर्नर पॉइंट रहेगा। थोड़ा सा और Yes, स्लाइड करते हैं और लेके जाते हैं, ये लाइन के ऊपर ओवरलैप कर गया। ओवरलैप में भी अब जो ऑप्टिमल पॉइंट्स हैं वो एक नहीं इनफाइनाइट आ गए हैं, ये वाले इस लाइन को ओवरलैप जी कर सर। गई है ना सी, Yes, sir. इनफाइनाइट। अभी भी सी वही है, वो भी ऑप्टिमल है, उनमें से कोई एक पॉइंट है। तो अभी भी आपने जो ऑप्टिमल सी पॉइंट, ये सी पॉइंट इसको कहा हुआ था, जो ऑप्टिमल पॉइंट सी है वही है। लेकिन अगर आप इसको और स्लाइड करते हो इस डायरेक्शन में, अब देखें, अब क्या आप कह सकते हो कि ऑप्टिमल पॉइंट वही है? अब आप स्लाइड करोगे तो ये इसके ऊपर, इसके अंदर से गुजर रहा है। अगर आप स्लाइड करोगे तो ये ऊपर थोड़ा सा रीजन अभी बाकी है, इसका मतलब है इसमें आपने देखा होगा जी इधर इंप्रूव हो रहा है। तो अगर इस लाइन को इसी तरह पैरेलल ऊपर स्लाइड करें तो आखिरी पॉइंट ये टच होगा। जरा देखिएगा, ये तो अब टच हुआ है, लेकिन अभी ऊपर थोड़ी सी जगह है स्लाइड करने के लिए, पैरेलल, स्लोप के साथ नहीं, स्लोप तो हम ले चुके हैं। पैरेलल अगर देखना चाहें ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो ऑप्टिमल पॉइंट चेंज हो गया, अब आपका ऑप्टिमल पॉइंट ये है। बताइए कि इसकी समझ आई है? सर Yes, ये sir. ये वाली चीज एक्सप्लेन कर दे थोड़ी सी। अच्छा, देखिए जब मैंने ये लिया था, अभी मैं इस अगर स्केल इसके ऊपर रखूं और इसको पैरेलल नीचे या इधर ऊपर स्लाइड करूं तो यही ऑप्टिमल लास्ट पॉइंट आता है जो टच होता है, जो ऑप्टिमल है। जब मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूं अभी भी यही पॉइंट है। जब मैं थोड़ा सा और नीचे लेके जाता हूँ, स्लोप चेंज करता हूँ, अब देखें इस लाइन का टिल्ट इस एरिया के अंदर इस तरह गुजर रहा है, और लाइन को जब ऊपर स्लाइड करते हैं तो उससे भी अच्छा रिजल्ट, ऑब्जेक्टिव वैल्यू मिल जाती है। तो अभी चांसेस हैं, क्योंकि ये देखें लाइन के ऊपर ये कलर्ड रीजन है, ये जहां जहां पे मैं ये एरो मूव कर रहा हूँ रीजन है। इसका मतलब है इस लाइन को पैरेलल ऊपर स्लाइड करेंगे तो और अच्छा जी मिलेगा आपको। और आखिरी पॉइंट कौन सा टच होगा? वो ये वाला पॉइंट टच होगा। ये नजर आ रहा है ये इफेक्ट? जी सर। तो इट मींस आपने उस स्लोप उतना चेंज करना था कि आपका ऑप्टिमल पॉइंट चेंज ना हो। इट मींस आप ये बाहर चले गए, इसने डिस्टर्ब कर दिया आपके पॉइंट को, तो आप वापस यही लास्ट यहां से यहां तक ही आप स्लोप चेंज कर सकते हैं। इससे बाहर जाएंगे तो ऑप्टिमल पॉइंट चेंज हो जाएगा। ये चीज समझ आ गई? यस सर। जी। इसी Yes, तरह sir. हम इस लाइन का इफेक्ट इधर भी देखेंगे, ये कितना इधर लेके जा सकते हैं ताकि हमारा ऑप्टिमल पॉइंट चेंज ना हो। तो हम देखते हैं, थोड़ा सा इधर लेके गए, अभी भी आप देखें इस लाइन को अगर रीजन के अंदर भी ले आए, ये जो ब्राउन कलर की है, और स्लाइड करते हुए पैरेलल स्लाइड करते हुए बाहर भी ले जाए, पॉइंट यही रहेगा। इसका मतलब है अभी तक ये जो चेंज है ये रीजनेबल है। इसको और लेके जाते हैं लाइन के ऊपर, ये खैर एक मिनट, कोई आवाज का इशू तो नहीं ना आया? बताइएगा। नो No, सर। sir. नो सर। इसको और आगे लेके जाएं तो ये लाइन के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। ओवरलैप करने में क्या हुआ कि आपका अभी भी इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन इस लाइन के ऊपर आ गए, लेकिन अभी Yes. भी ये पॉइंट वही है आपका ऑप्टिमल, वो भी उनमें से एक ऑप्टिमल है। इट मींस जी। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इस लाइन को थोड़ा सा और स्लोप चेंज करते हैं। अब बताइएगा कौन सा ऑप्टिमल पॉइंट? अब अगर आपको ये पता चल गया तो समझ आ गई। अब लाइन को आप पैरेलल इधर स्लाइड करेंगे, इस वक्त तो ये पॉइंट है, आखिरी पॉइंट कौन सा टच होगा? उसके कोऑर्डिनेट्स बता दें जी। सर वो लास्ट लास्ट में जो है ये नीचे। वाला, हाँ जी, ये वाला आखिरी टच होगा। इट मींस Yes. जब हमने स्लोप इतना चेंज किया, बाहर ले गए, तो ये आपका ऑप्टिमल पॉइंट चेंज हो गया। तो आपने कौन सा लेना है? वही लेना है हमने तो जहां तक चेंज नहीं आती। अब आपने देखा आपका एक्चुअल तो ये था जो कि 5 और 4 है, ये आप कितना इधर तक लेके जा सकते हैं? आखिरी है ये जो ये लाइन के ऊपर, यानी जितना स्लोप इसका है, ये लाइन कौन सी है? M2, और इसका स्लोप हम इधर से देख सकते हैं, वो क्या होगा? ये 1 है, ये 2 है। तो मैंने कहा था स्लोप रेशियो है ये 1/2। तो हमें पता है हम इस स्लोप को इधर स्लोप कम हो रहा है
इधर स्लोप ज्यादा हो रहा है, तो हम कम से कम स्लोप कितना चेंज कर सकते हैं, 1/2 स्लोप, 1/2 सर, 1/2 तक। और कितना ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, 6/4। 6/4। वेरी गुड। तो ये लाइंस के स्लोप क्योंकि हमें इधर नजर आ रहे हैं और हमने देखा हम z को कम से कम उसका स्लोप यहाँ तक लेके जा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इधर लेके जा सकते हैं। यहाँ से हमें ये पता चला ये असल में जो स्लोप है वो C1/C2, वो स्लोप क्या कह रहा है, वो असल में प्रॉफिट है। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि कम से कम प्रॉफिट इतनी चेंज हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा, अभी देखते हैं उसका इफेक्ट। हम जानते हैं कि ये जो लाइन है इसका स्लोप होगा 6/4 और ये जो लाइन है इसका स्लोप होगा 1/2। यही हमें रेंज बता रहा है कि हम कितना चेंज कर सकते हैं। और हम इसके स्लोप को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं अलजेब्राइकली, ये देखिए। तो C1/C2 यानी इसका स्लोप, ये z का, अब मैंने वेरिएबल ले लिया, वैसे तो ये 5/4 है लेकिन अब मैंने वेरिएबल ले लिया कि C1/C2, तो ये ज्यादा से ज्यादा 6/4 तक जा सकती है इधर, उससे बाहर आपका तो प्रॉब्लम ही चेंज हो जाता है। कम से कम 1/2। ये समझ आई, क्योंकि ये लाइन का स्लोप है और ये इस लाइन का स्लोप, इस पॉइंट की समझ आई। जी सर। अब Yes, sir. इसमें ये कहा जा रहा है और कि आप C1 और C2 में हम फिर C1 भी निकालेंगे कितनी वेरिएशन है और C2 भी। एक्चुअली आप कहना ये चाह रहे हैं कि आपने ऑप्टिमल सोल्यूशन वही रखना है। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या था वैसे इसका, 21 तो ऑब्जेक्टिव वैल्यू थी। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या था, x1 की क्या वैल्यू थी, इधर से भी नजर आ रहा है। x1 कितना है, 1 2 3। रेडीमिक्स में आपको पता है ना x1 3 टर्न्स था, याद है आपको जी, याद है x1 3 टर्न्स था। और जी सर। x2 कितना था, कोई स्टूडेंट बताएगा किसी को याद हो, एक्सटीरियर इंटीरियर पेंट 1.5। तो आपका देखिए, आपने जो प्रॉब्लम मॉडल किया सेंसिटिविटी एनालिसिस से, उसको जब सॉल्व किया था तो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला था x1 जो कि थी अमाउंट ऑफ एक्सटीरियर पेंट, वो x1 इक्वल टू 3 मीन 3 टर्न्स ऑफ एक्सटीरियर पेंट, और x2 था अमाउंट ऑफ इंटीरियर पेंट और वो थी 1.5। तो x2 इक्वल टू 1.5 टर्न्स ऑफ इंटीरियर पेंट। ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन था। आपने उस ऑप्टिमल सॉल्यूशन को चेंज नहीं किया। आपने कहा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी देखिए जो आपकी प्रोडक्शन हो रही है फैक्ट्री के अंदर वो उसी तरह हो रही है। x1 डेली 3 टन्स प्रोड्यूस हो रहा है, x2 डेली 1.5 ही प्रोड्यूस हो रहा है। आप टेबल पर बैठकर ये देख रहे हो कि इन्फ्लेशन में या जो अनसर्टेनिटी आएगी, आ सकती है शॉर्ट टर्म, कि ये इनमें कितनी चेंजेस अगर आए तो हमारे मॉडल पे कोई फर्क ना पड़े, उसी तरह डेली 3 टन्स वो प्रोड्यूस हो 1.5, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कोई डिक्टेट ना करना पड़े, भाई रुक जाओ हमारा प्रॉब्लम चेंज हो गया। प्रॉब्लम वही है, x1 3 टन्स प्रोड्यूस होगा, x2 1.5 ही प्रोड्यूस होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो उसी तरह काम कर रहा है। हम उसको टेबल में बैठ के देख रहे हैं कि अगर हम इस प्रॉफिट को चेंज करते हैं, अगर हम इस प्रॉफिट को, ये चेंज हो जाती है, अनसर्टेनिटी आ जाती है बिजनेस में और हमें प्रॉफिट चेंज करना पड़ता है, या अगर डाइट प्रॉब्लम है तो कोई शॉर्ट टर्म डॉलर की प्राइस चेंज हुई तो आपने कोई चीज परचेज करनी है कहीं से, तो आपको वो महंगी मिलेगी थोड़ी सी, तो वो अगर शॉर्ट टर्म कुछ चेंजेस आती हैं तो आपने अपने मॉडल के सोल्यूशन में चेंजेस लाए बगैर ये कैलकुलेट करना है कि कितनी चेंजेस आपके लिए रीजनेबल है, जिसमें आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे फर्क नहीं पड़ता। ये है सेंसिटिविटी एनालिसिस, स्टडी ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस, यही करने जा रहे हैं। पॉइंट क्लियर हुआ, बताइएगा। यस सर। तो हम असल में यही बात मैंने की थी कि ये जो पैरामीटर ये फिक्स थे जब मॉडल बनाया था, तो हमने प्रॉफिट रखा था 5, इसका रखा था 4। इसी तरह कॉस्ट प्रॉब्लम में हम वो सोयाबीन और कॉर्न था और इसकी कॉस्ट थी $0.3 और इसकी कॉस्ट हमने रखी थी $0.9।
तो वो जो चेंजेस आएंगी तो हमारे पूरे यूनिट पे कोई फर्क ना पड़े, वो हम टेबल पे ही बैठ के उसकी स्टडी कर रहे हैं कि कितनी चेंजेस आ जाए कि हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें प्रोडक्शन यूनिट को कोई इंस्ट्रक्शन ना देनी पड़े, तो वही चले। तो वो हमने ये निकाल ली, ये रिलेशन। और इसमें C2 जीरो नहीं हो सकता, मैथमेटिकली भी डिवाइड अगर करें तो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम जीरो एज्यूम कर भी करते हैं तो इधर भी प्रॉब्लम है कि जब हम जीरो एज्यूम करेंगे C2 को, इसको जीरो एज्यूम करें, ये बन जाएगा z इक्वल टू C1x1, और आपको पता है z5 था और ये 21 था। अगर हम देखें तो x1 इक्वल टू कोई कांस्टेंट आ जाएगी, तो x1 इक्वल टू कांस्टेंट को जब हम प्लॉट करेंगे तो वो एक वर्टिकल लाइन बनेगी, वर्टिकल। तो वर्टिकल का तो स्लोप जीरो होता है, तो ये वैसे भी सेंसेबल नहीं। तो यहाँ इतना ही काफी है, आप यही अंडरस्टैंड कर लें कि जब हम ये ले रहे हैं तो C2 हमारा जीरो नहीं हो सकता। और इसको हम ये फॉर्मूले को रिवर्स भी कर सकते हैं, उल्टा के भी ले सकते हैं। ये हमने लिया था C1 ओवर C2, हम इसका इफेक्ट चेक कर सकते हैं, C2 ओवर C1 करके भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, ये ऐसे भी देखा जा सकता है। जब ये उल्टाया तो आपने इसको डिवाइड किया इससे, तो स्लोप में भी आपने इसको डिवाइड करना है इससे, और इधर इसको डिवाइड करना है इससे, तो वो भी आपकी थोड़ी सी वेरिएशंस आ जाएंगी। जब इसको आप रिवर्स करोगे, इनइक्वालिटी भी रिवर्स हो जाती है। आपको याद होगा, अगर इस तरह की इनइक्वालिटी हो, आप C1 ओवर C2 था, आप C2 ओवर C1 करोगे, इनइक्वालिटी भी रिवर्स हो जाएंगी। तो ये 4 ओवर 6, पहले 6 ओवर 4 इधर था, इधर आ जाएगा। तो ये बस मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि हम C2 ओवर C1 भी देख सकते हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम C1 ओवर C2 वाला इफेक्ट देखेंगे। जी, इसी को नोट करते हैं। तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि हमारा ये जो स्लोप है C1 ओवर C2, ये जो सॉलिड लाइन है Z की, इसको हम मिनिमम यहाँ तक लेके जा सकते हैं इस स्लोप के, और मैक्सिमम ये लगा। इसलिए मैंने कहा है C1 ओवर C2 लेस देन इक्वल टू 6 ओवर 4, मीन इस तक जा सकती है, ये इससे कम रहेगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और ये ग्रेटर है इससे, मीन कम से कम इधर जा सकती है, उससे और कम नहीं हो सकती। आई थिंक इसकी समझ आ गई होगी, हमने इधर से इसका इफेक्ट देख भी लिया। बताइएगा। यस सर। जी अच्छा, सर, बिल्कुल। एक चीज और आपने देखनी है, ये जब एग्जाम में आप सॉल्व कर रहे होगे, ये इतना प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो मैंने स्लाइड करते हुए आपको सारी पॉसिबिलिटीज दिखाई, आपको दिखाने के लिए इतनी ज्यादा ऑप्शंस को लेके आया हूँ। अदरवाइज जब आप कर रहे होंगे सॉल्व क्वेश्चन, तो आपने तो इधर एक स्केल पकड़ना है, स्केल इसके ऊपर आपने इस लाइन के अलाइन कर देते हैं, फिर स्केल को ऐसे टिल्ट करना है इसी पॉइंट को टाइट समझते हुए, तो देखना है। और ये दो लाइंस का ही इंटरसेक्शन होगा पॉइंट, तो आपने देखना है ये टिल्ट करते हुए कितना इधर उधर जा सकता है। तो वो 5 मिनट में ये आपको पता चल जाएगा कि ये किस लाइन तक जाता है, उसका स्लोप ले लें, और इधर ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जाता है उसका स्लोप ले लें। तो आपको C1 ओवर C2, और जो रेशो आप इधर बना रहे हो C1 ओवर T2, यानी फर्स्ट को सेकंड पे डिवाइड कर रहे हो, इसी तरह फर्स्ट को 7 पे डिवाइड करके उनका भी स्लोप ले लोगे, और वो इधर और इधर लिख सकते हो। 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे इसको डिटेक्ट करने में। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, सर, हाँ, अब सर, हमने जी सर करें ये जो क्वेश्चन। हमने 6x1 4x2 लेस देन इक्वल टू 24 है, ये वही पुराने तरीके से निकाल के इन्हें इंटरसेक्ट किया है सर, जिसपे पुराना तरीका कौन? x1 इज इक्वल टू 0 रख के वो पॉइंट्स निकालते थे। नहीं 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 नहीं, वो तो हमने कुछ भी नहीं किया। अभी हमने देखा इधर से रेशियो लेनी है। ये देखें, मैंने इसका स्लोप पता कैसे लिया, C1 ओवर C2 ये लिया, और मैंने कहा C2 ओवर C1 भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी लेना है एक ही स्टाइल लेना है। तो मैंने जब इसका स्लोप लिया, उसको कहा ये कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय ये कोएफिशिएंट, तो वही चीज मैंने इस लाइंस पे भी लेनी है। ये लाइंस जहां तक जाती है, तो इसका कोएफिशिएंट पहला कौन सा है 1, इसका कोएफिशिएंट कौन सा है 2, तो जो मुझे इधर से लिया वही मैंने इसका लेना है, तो ये 1 ओवर 2 ये वो आया। और इसी तरह ज्यादा से ज्यादा इधर तक जा सकते हैं। इसका स्लोप क्या होगा, ये C1 यानी पहली पोजीशन है, ये 6 ओवर 4, ये तो यहाँ से निकला है, स्पोर्स तो नहीं किया मैंने कुछ।
बताइए। ये सर मैं कह रहा हूँ कि जब इन लाइंस को ड्रॉ करना है, नहीं, ड्रॉ तो हो चुकी है, वो ड्रॉ तो उसी तरीके से होगी थी ना, x1 0, उसकी तो वो पूरा ग्राफिकल मेथड वही है जो पहले हम सीख चुके हैं। सर मैं वही पूछ रहा था। हाँ, तो वो तो उसी तरह ही लेना है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक हो गया? ठीक है। चलिए। ठीक है सर। अच्छा, अब आप देखिए, आपके पास ये जो रेंज है, ये मैंने कहा इसको लिखने का तरीका मैंने बताया आपको। इस लाइन का भी पता है ये है, इस लाइन का भी पता है ये है, तो आप आसानी से इसके स्लोप को आप c1/c2 कहेंगे, इसके स्लोप को 6/4 कहेंगे, इसके स्लोप को 1/2 कहेंगे। और ये c1/c2 ज्यादा से ज्यादा इधर तक जा सकती है, यानी इससे लेस ही रहेगी, लेस देन इक्वल टू 6 और 4। और ये c1/c2 कम से कम इधर जाएगी, उससे ग्रेटर ही रहेगी इधर, यहाँ तक इतना कम जा सकती है, तो ये ग्रेटर रहेगी, इक्वल रहेगी 1/2। ये इश्यू तो नहीं रहा यहाँ तक, बताएं। यस सर, नो? नो। नो सर। नो। अब नो आप सर। मैथमेटिकल ट्रिक को यूज करते हुए हमें C1 और C2 को देखना है और इसी रेंज के अंदर रहना है। क्यों? इसके अंदर ही हमने देखना है कि इस वक्त तो हमने रेशियो ली हुई है C1 और C2, अब हमने C1 की अलग वैल्यू कैलकुलेट करनी है और C2 की अलग, और ये रेंज हमें मिल गई है इसी रेंज को मीट करते हुए। तो जैसे आपको पता है दो अननोन्स हो, तो एक वेरिएबल को आपने नोन बनाना है, दूसरा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आप देख लें, पहली दफा पहले हम क्या करने लगे जी, पहले मैं, ये 4 है, ये 5 है, तो पहले मैं C1 निकालने की कोशिश करने लगा हूं और मैं C2 को फिक्स समझ रहा हूँ, ये 4 ही है। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिक्स में, तो एक को हम लेते हैं फिक्स और दूसरी को हम कैलकुलेट, एक अननोन होना चाहिए ना, दोनों अननोन है, तो एक ये कहाँ से लेके आएंगे, हम कहेंगे हमारे एक्चुअल मॉडल के अंदर ये C2 क्या है, इधर 4x2 था, तो मैंने, अगर मैं इसको C2 को 4 फिक्स कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, C2 की जगह 4 लिख दिया। अब मैं C1 की वेरिएशंस को देख सकता हूँ कि इसकी रेंज क्या आएगी, तो मैं इन दोनों साइड्स पे 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब इधर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ये निगेट हो जाएगा, C1 रह जाएगा। इधर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 नीचे है, ऊपर 2 रह जाएगा, ये देख सकते हैं आप, ये 2 रह गया। इधर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 रह गया। आप देखें आपको कितनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिली कि आपकी C1 कम से कम 2 हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 6। ये वो रेंज है जिसमें आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेंज नहीं होता। आपने ये रेंज उसी तरह बनाई थी, तो ये मतलब है यहाँ पे 5 था ना, अब C1 ये कह रहा है कि इसकी मिनिमम रेंज 2 और मैक्सिमम 6, तो आप इधर 2, 3, 4, 5, 6, अगर ये चेंजेस आती हैं इसमें से कोई, तो आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट क्लियर हुआ? रेंज का पता चल गया हमें इस पैरामीटर की। तो अगर किसी इन्फ्लेशन की वजह से या शॉर्ट टर्म जो आपकी है अनसर्टेनिटी की वजह से ये वैल्यू चेंज होती है, तो आपको टेबल पर ही बैठकर ये आपने कैलकुलेट कर लिया है कि आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन x1 = 3, x2 = 1.5, वो चेंज किए बगैर आपने देख लिया कि ये C1 जो इसकी प्रॉफिट है, ये इस हद तक भी अगर आप वेरी कर दें तो आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए, ये पॉइंट समझ आ गई? जी सर। सर एक क्वेश्चन था, जो हमने C2 को रिमेन्स कांस्टेंट रखा है 4 पे, हाँ वो हाँ। खुद से किया है कि, या वो है मतलब कोई नहीं, जनरेट? अभी हमने देखें, हमने जब इन दोनों की रेंज निकालनी है तो किसी एक को तो देखना पड़ेगा ना, रखना पड़ेगा कि क्या है, और हमने मॉडल के अंदर स्टार्ट पे उसको 4 रखा हुआ है। तो जब हमने, ये तो मैथमेटिकल बात हो रही है ना, दोनों को साइमल्टेनियसली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सर वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि खुद से ही इसको किया है ना सपोज। नहीं, खुद से ये है कि जब भी आप इसमें, जब भी इसको रेंज निकालोगे, जो आपके पास डेटा गिवन है वो है, जीरो तो नहीं कर सकते ना, जो डेटा गिवन नो है वो नो तो नो ले नो। सकते हो। करंटली तो हम देख, यस। करंटली हमारी सेटिंग 4 है, तो हम उसको, वो करंटली सेटिंग 4 रखी, इसकी रेंज को चेक कर सकते हैं कि अगर ये 4 ओके। रहे तो ये कितना फ्लक्चुएट कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। ठीक है। ओके। अच्छा, दूसरा, इसी से हम दूसरा भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम इसको 5 रखें, जो कि 5 इनिशियली है, तो ये कितना चेंज हो सकता है। तो अब वो देखने लगे, C1 रिमेन्स 5 और इसके अंदर पुट कर देते हैं,
अब मैंने C1 को 5 लिया और C2 कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, सेम वही मेथड। कोई इश्यू तो नहीं है यहाँ तक? बताइए। अच्छा, अब इसमें क्योंकि 5 है तो आप 5 से डिवाइड कर दें तो ये 5 खत्म हो जाएगा। तो इधर डिवाइड किया आपने 5 से, 1/10। ये 5 से डिवाइड हो गया, ये क्रॉस हो गया, 1 रह गया। इधर 5 से डिवाइड किया 6/20 जो हो जाएगा 3/10। तो आपके पास ये रेंज आ गई। लेकिन आपको चाहिए C2, तो आप इसको रिवर्स करोगे, C2 को ऊपर लेके आने। तो सारी इनइक्वालिटी को अगर आप रिवर्स करोगे, यानी इसको ऊपर लेके जाओगे, तो ये भी वैल्यूज ऊपर चली जाएंगी और ये इनइक्वालिटीज भी चेंज हो जाएंगी मैथमेटिकली। आप जानते हैं, अगर नहीं भी जानते, कोई वैल्यू सपोज करके आप ये चेक कर सकते हो कि जब हम इसको उल्टाएंगे तो ना सिर्फ ये वैल्यूज उल्टेंगी बल्कि ये इनइक्वालिटी भी अब रिवर्स में होल्ड करेगी। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको उल्टाया C2, इन दोनों को उल्टा दिया 10/3, इसको उल्टाया 10/1, 10 ही रहा, और ये इनइक्वालिटी रिवर्स कर दी। आप चेक कर सकते हैं रियलिटी में भी, अगर आपके पास ये भी कोई वैल्यू होती और ये होल्ड कर रही होती तो इनको फ्रैक्शन को रिवर्स करते तो इस तरह होल्ड करनी थी, इस तरह होल्ड नहीं करनी थी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस जी सर। जी। अब आपने इसको उसी तरह ही लेना, या तो ऐसे ही पढ़ लें कि C2 इज लेस देन इक्वल टू, अगर उसी तरह लेके आना है तो उस पूरे को फ्लिप कर लें, इधर ऐसे उल्टा लें, फ्लिप करें, ये इधर आ जाएगा 10/3, ये इधर चला जाएगा, इनइक्वालिटीज भी फ्लिप हो जाएंगी। फ्लिप कहते हैं उसको, पकड़ के ऐसे उल्टा देना। ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, ऐसे फ्लिप करके मैंने ऐसे लिख दिया, तो हैरेज तो नहीं है ना। ठीक है, C2 लेस देन 10 है, ये C2 लेस देन 10, C2 ग्रेटर देन दिस। सर मैंने इसको फ्लिप करके इसकी फॉर्म बनाने की कोशिश की है, हमारे ना भी बनाए, यहीं पे भी आप कह सकते हैं, लेकिन उसी तरह बनाने के लिए ये ऐसा किया। अब मैं कह सकता हूँ C2 कम से कम यहाँ तक आप चेंज कर सकते हैं 10 तक, या लेस होगी या 10, और C2 ये है 3.3, 10/3 होता है 3.333। तो C2 आप कितनी कम कर सकते हैं? 3.3 तक। तो आपकी C2 होगी 3.33 से लेके 10 तक। इट मीन्स मुझे नई चीज जो पता चली, ये मैं चेंज कर सकता हूँ 2 और 6 के दरमियान, और ये चेंज कर सकता हूँ 3.33 से 10 तक। तो बताइए, इस पॉइंट की समझ आ गई? यस सर, क्लियर है सर। तो अभी आपका लेक्चर का टाइम कंप्लीट हो गया, मैं वाइंड अप करता हूँ। सेंसिटिविटी एनालिसिस में हमने अभी ये याद रखना है आपने, C1 और C1 की ये रेंज है, C2 की ये रेंज है। आप अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन को डिस्टर्ब किए बगैर, आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसी तरह, उसको कोई नहीं पता आप क्या कर रहे हो, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसी तरह चल रहा है। वो क्या कर रहे हैं? 3 टन्स एक्सटीरियर पेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और 1.5 उसको शुरू दिन से जब बता दिया गया था कि ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो उस प्रोडक्शन यूनिट ने डेली इतना प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं। अगर कोई चेंजेस आती हैं तो शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी आती है प्रॉफिट के अंदर या कॉस्ट के अंदर, तो हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस करके टेबल पे बैठ के सारी चीजें देखनी कि हमारे लिए सेफ कौन सी रेंजेस है। अगर कुछ चेंजेस आई हैं तो ये कितना चेंज हो सकता है, मैंने टेबल पे पहले कैलकुलेट करके रख लिया कि ये इतना चेंज हो, और ये इस रेंज में अगर चेंज होता है तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, सेफ हूं मैं। सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स भी सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि जब इसको स्लाइड किया था इधर, आपका फिजिबल रीजन यही कलर्ड एरिया ही है, तो सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स भी सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब है वो फिजिबल सॉल्यूशन है, ये C पॉइंट, और ऑप्टिमल भी है। तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन वही रहता है। आप प्रॉफिट कितनी वेरी कर सकते हैं, 2 से लेके 6 तक, ये चेंज करें, और ये प्रॉफिट आप चेंज कर सकते हो 3.3 से 10 तक। अगर फ्लक्चुएशन आती है, आपको कहीं प्रॉफिट इंक्रीज भी करना पड़ता है, तो आप सेफली कर सकते हो। जी बताएं, पहले तो 21 था, अगर ये फ्लक्चुएशन आती है तो जी 21 ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? सर चेंज हो जाएगा। वो चेंज इसलिए होगा, ये तो फिक्स्ड है 3 टन्स और 1.5 टन, लेकिन प्रॉफिट जब चेंज होगा तो आपका
ऑप्टिमल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो आपका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, जो भी आप करना चाह रहे हैं, ये इसकी चेंजेस को जो भी आपने टेबल पे जो स्टडी की है। आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश ये की है कि सेंसिटिविटी एनालिसिस में ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोएफिशिएंट्स हैं ये कितने फ्लक्चुएट करें कि आपको ऑप्टिमल, आप इसको ये कह सकते हैं कि C1 कितना फ्लक्चुएट करे, पहले 5 था लेकिन कितना फ्लक्चुएट करे कि आप कहें जी आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्टिमल वैल्यू तो जाहिर है चेंज होगी, फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि C1 इतना वेरी करे या